सबसे पहले हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में टूटती मर्यादाओं का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कहा जाता है, जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, उस भारत के युवा आखिर आजकल क्या कर रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां 29 साल के एक लड़के ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की पार्टी के बाद एक लड़की की हत्या कर दी। और हत्या कैसे की? अपनी गाड़ी इस लड़की के ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि यह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड छेड़छाड़ की इस घटना का विरोध कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश में जानबूझकर इस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर गाड़ी चढ़ा दी और इस घटना में 26 साल की इस लड़की की हत्या कर दी गई। तो देखिए, जयपुर में खुलेआम रात को एक लड़की की पहले उसके साथ छेड़छाड़ होती है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। यह घटना 25 दिसंबर की रात को हुई, जब ये सभी लोग जयपुर के एक होटल में क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे। एफआईआर के मुताबिक जिस लड़की की हत्या हुई, उसका बॉयफ्रेंड आरोपी को पहले से जानता था और क्रिसमस की रात को ये सभी लोग एक होटल में पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन आरोपों के मुताबिक पार्टी के बाद शराब के नशे में मंगेश नाम के इस आदमी ने पीड़ित लड़की से पहले छेड़छाड़ की और जब इस पर शुरू हुआ झगड़ा, इस पर शुरू होने वाला विवाद ज्यादा बढ़ गया, तो आरोपी ने नशे की हालत में लड़की और उसके दोस्त पर गाड़ी चढ़ा दी। यहां बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने यह हत्या की है, वो हरियाणा का रहने वाला है और उसे उसके परिवार ने पढ़ाई करने के लिए जयपुर भेजा था। और इसके बाद इस आदमी ने जयपुर में ही कपड़ों का अपना एक शोरूम खोल लिया था, जबकि पीड़ित लड़की भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिसे उसके परिवार ने नौकरी करने के लिए जयपुर भेजा था। लेकिन जयपुर में ये सारे लोग क्रिसमस की रात को एक होटल में पार्टी कर रहे थे और जब पार्टी के बाद इनका झगड़ा हुआ, तो इस आदमी ने कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी को 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें से जो लड़का है वो घायल हो गया और लड़की की उसने हत्या कर दी। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज कुछ लोग इस लड़की की हत्या के लिए उसे ही जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह लड़की रात को एक होटल में लड़कों के साथ पार्टी करने के लिए क्यों गई थी। लेकिन कोई भी इस आरोपी आदमी से यह नहीं पूछ रहा कि वो इतनी रात को पार्टी क्यों कर रहा था, उसने इतनी शराब क्यों पी, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ क्यों की और उसके बाद गाड़ी चढ़ाकर इस लड़की की हत्या उसने कैसे की। यानी ऐसी घटनाओं में भी आज भी हमारा समाज लड़कियों को ही जिम्मेदार मानता है और उनके चरित्र पर अक्सर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि लड़कों से कोई ये नहीं पूछता कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा मात्रा में शराब क्यों पी रहे थे और उन्होंने ये हत्या क्यों की। आज इस घटना की वजह से एक 26 साल की लड़की हमारे बीच नहीं है और जिस तरह छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसकी हत्या हुई है, उस घटना ने लड़की के माता पिता को भी बुरी तरह से झकझोर दिया है और उसके माता पिता अब रोते हुए सिर्फ ये कह रहे हैं कि काश वो अपनी बेटी को बचा पाते। हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को न्याय मिला। दोषी को सजा चाहिए। सजा नहीं मिलेगा तो वो फिर करेगा और ऐसा काम, कोई निर्दोष को मारेगा। छोटी सी कहा सुनी मगर कोई किसी का मर्डर करने लग गया तो फिर क्या मतलब। मैं न्याय चाहती हूँ, दोषी को सजा चाहती हूँ। मेरे कमाने वाला चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा था वो। हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा सहारा वही थी। देश भर के माता पिताओं के लिए भी इसमें एक सबक भी है और एक चेतावनी भी है। अक्सर हम अपने बच्चों को अपने घर से बाहर दूसरे शहर में कभी पढ़ने के लिए भेजते हैं, कभी नौकरी करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये बच्चे या ये कह लीजिए ये युवा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ और बहुत कुछ करने लगते हैं, अक्सर नौकरी करने के साथ साथ और बहुत कुछ करने लगते हैं। और फिर जब इस तरह रात में पार्टीज होती हैं, जब वहाँ शराब का नशा किया जाता है, उसके बाद किसी को होश नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। आज हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो आदमी है मंगेश अरोड़ा, इसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे देश में इस तरह की कोई पहली घटना आप नहीं देख रहे हैं।
ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। कई बार होटल्स में, पार्टीज में शराब पीने के बाद लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। लड़के इस तरह का काम करते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो छेड़छाड़ हत्या में तब्दील नहीं होती और मामला वहीं सुलझ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके आंखों के सामने इस तरह की चीजें हो रही हैं और हत्या ना भी हो तो भी ये उतना ही बड़ा अपराध है। इसलिए आप सबसे हम ये कहेंगे कि आप सतर्क रहिए और अगर आपकी नजरों के सामने ऐसी कोई घटना हो रही है, कोई वारदात हो रही है, तो तुरंत आपको उस लड़की को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और तुरंत आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है या जो भी आपके पास नंबर है जहां से मदद मिल सकती है, तुरंत आपको मदद के लिए फोन करना चाहिए, पुलिस को वहां पर बुलाना चाहिए। और इस खबर को हम इसलिए भी आज ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि इस समय हमारा पूरा देश भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार कर रहा है। राम मंदिर की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और आज भी हमारे देश में इस तरह के रावण खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बाद में गुस्से में, शराब के नशे में उनकी हत्या कर देते हैं। भगवान श्री राम के जमाने में जब रावण थे तो भगवान राम ने रावण का वध किया था और तब कहा गया था कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। लेकिन आज के इस कलयुग में क्या वाकई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है? और अब तो रावणों की संख्या भी लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है। आप उत्तर प्रदेश के आगरा से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां आज सुबह कोहरे की वजह से 13 गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर पलट गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक साथ 13 गाड़ियां। और इस सड़क दुर्घटना में मुर्गियों से भरा एक ट्रक भी दुर्घटना की चपेट में आ गया, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन यह भीड़ घायलों की मदद करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि ये सारे लोग ट्रक में रखी मुर्गियों को लूटने के लिए आए थे। और हैरानी की बात यह है कि जब इन लोगों को यह बताया गया कि इस दुर्घटना में ये मुर्गियां मर गई हैं, मर चुकी हैं, तब भी इन लोगों ने इस लूट को रोका नहीं और ये लोग मरी हुई मुर्गियों को ही वहां से लेकर भाग गए। तो हमारा देश कैसा है, आप उसकी एक और तस्वीर देखिए। समाज का पतन कैसे हमारे देश में हो रहा है, अब उसकी तस्वीर देखिए। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में सारी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। हमारे धर्म के नाम पर, हमारे धर्म पर जब कोई टिप्पणी करता है तो सभी लोग कितने नाराज हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, दंगा कर देते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम के दिखाए हुए रास्ते को हम छोड़कर भटक जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह से भारत आज विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, विकसित देश बनने का सपना देखता है। लेकिन अगर हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? सोचिए, जयपुर और आगरा में हुई इन दोनों घटनाओं के लिए आप किसे दोषी मानेंगे? क्या ऐसी हर घटना के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को दोष दिया जाएगा? क्या इसके लिए आप कांग्रेस को दोष देंगे? क्या इस घटना के लिए बीजेपी को दोष देंगे? क्या इंडिया गठबंधन को दोष देंगे? क्या समाजवादी पार्टी को दोष देंगे या किसी और क्षेत्रीय पार्टी के नेता को दोष देंगे? ये ऐसे घटना है जिस पर किसी पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये घटना हमारे समाज के गिरते स्तर को आपको दिखाती है, चाहे पार्टी किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई पार्टी आ जाए। इस समय जब पूरा देश राम मंदिर की तैयारियों में जुटा है, तब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही देश के लोगों को समर्पित होगी। यानी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 अब राहुल गांधी करने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा की बजाय भारत न्याय यात्रा होगा। यानी भारत तो उन्होंने जोड़ दिया, अब वो भारत को न्याय दिलाने के लिए निकलेंगे। जोड़ने के बाद अब न्याय की बारी है। इसके अलावा राहुल गांधी की यह नई यात्रा उनकी पहली पदयात्रा से काफी अलग होने वाली है और इसमें पहला अंतर तो यही होगा कि इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत न्याय यात्रा होगा। और इस नाम से आप समझ गए होंगे कि इस बार राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि देश को न्याय दिलाने के लिए यह यात्रा करेंगे। यानी वो मान चुके हैं कि देश तो उन्होंने जोड़ दिया है, अब जोड़ने के बाद वो न्याय दिलवाएंगे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की यह भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हो रही है, जिसमें राहुल गांधी न्याय
और वोट दोनों साथ साथ मांगेंगे। यानी न्याय के लिए यात्रा होगी, और न्याय तब होगा जब कांग्रेस को इससे लोकसभा चुनाव में वोट मिलेंगे। यानी न्याय और वोट आपस में जुड़े हुए हैं। यह यात्रा 66 दिनों तक चलेगी, जो 14 जनवरी से 20 मार्च तक होगी। और इस बार राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर भारत का सफर किया था और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी। यहां एक और बड़ी बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी, और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस यात्रा में न्याय हो ना हो, लेकिन राजनीति भरपूर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी मणिपुर दंगों को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। और उन्होंने बहुत सोच समझकर मणिपुर को चुना है, जहां से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और अगर वो इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं, तो अब आप समझ जाइए कि इसमें राजनीति की मात्रा कितनी ज्यादा होने वाली है, और मणिपुर को वो एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, मणिपुर में जो दंगे हुए थे। इसके अलावा यह यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी। यानी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से सिर्फ 8 दिन पहले राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। और यह टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प भी है, और यह टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें राहुल गांधी ने देश के 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और कुल 75 जिलों को कवर किया था। लेकिन इसकी तुलना में भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें राहुल गांधी भारत के कुल मिलाकर 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेंगे। इन 14 राज्यों में लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं, जो पूरे देश में कुल लोकसभा सीटों की 65% है। और वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 4% यानी 355 में से 14 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी को इनमें से 67% यानी 236 सीटों पर जीत मिली थी। यानी सीटों के इसी अन्याय को दूर करने के लिए राहुल गांधी अब इन 14 राज्यों में न्याय यात्रा करने वाले हैं, और शायद लोगों से कहने वाले हैं कि आपने हमारे साथ पिछली बार बड़ा अन्याय किया था, इस बार आप हमारे साथ न्याय कीजिए। हालांकि यह भारत जोड़ो यात्रा की तरह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि इस नई यात्रा में राहुल गांधी पैदल चलने के साथ साथ बस से भी कई जगहों पर यात्रा करेंगे। इसके अलावा इस न्याय यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे भी हैं जहां इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों को ऐसा लग सकता है कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा उनके साथ अन्याय कर रही है या फिर उन्हें चुनौती दे रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच हमेशा से संघर्ष रहा है, और राहुल गांधी इस बार पश्चिम बंगाल से भी अपनी ये यात्रा निकालने वाले हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह भी होगा कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की इस भारत न्याय यात्रा से सहज होगी या असहज हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। अब हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि जब उन्होंने ये यात्रा की थी तो कितना फायदा हुआ। 136 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी थी, और इस यात्रा के दौरान और इसके बाद इनमें से 5 राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, जिनमें 3 राज्यों में कांग्रेस जीत गई और 2 राज्यों में वो हार गई। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में, जहां से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहां अब कांग्रेस की सरकारें हैं, यानी कांग्रेस वहां जीत गई। जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गई। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को राहुल गांधी की पदयात्रा का राजनीतिक लाभ हुआ है, और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले अब राहुल गांधी भारत की एक और यात्रा शुरू कर रहे हैं, और इस यात्रा से 4 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली बात,
इस यात्रा से कांग्रेस को संगठन स्तर पर काफी फायदा होगा और कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल इस यात्रा से बढ़ेगा। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और राहुल गांधी लगातार चुनाव में लोगों के बीच रहेंगे। तीसरा, लोगों के साथ इस यात्रा की वजह से राहुल गांधी मीडिया की खबरों में भी लगातार बने रहेंगे, यानी मीडिया की हेडलाइंस उन्हें मिलती रहेंगी और इस यात्रा के दौरान ऐसी कई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जिनसे कांग्रेस राहुल गांधी की विदेश यात्रा वाली छवि को तोड़ने की कोशिश करेगी और यह बताने का प्रयास करेगी कि राहुल गांधी विदेश की नहीं बल्कि भारत की यात्रा पर हैं। और चौथा, इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं है और वो लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो हरियाणा के झज्जर से आई हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूमा करते थे, ठंड के दौरान भी, और उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, तब उन्होंने अपनी एक तपस्वी की छवि लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की थी और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि वो एक तपस्वी हैं। उसी छवि को अब राहुल गांधी और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और आज ठंड और कोहरे के बीच 53 वर्ष के राहुल गांधी सुबह 6:15 बजे हरियाणा के झज्जर में एक अखाड़े में पहुंच गए, जहां उन्होंने मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया समेत कुश्ती के कई पहलवानों से मुलाकात की और उनके साथ चूल्हे पर पका देसी खाना भी खाया। यहां समझने वाली बात यह है कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को उनकी जाति से जोड़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और उस समय यह कहा जा रहा था कि इससे कांग्रेस को जाट समुदाय के वोटों का बड़ा नुकसान होगा क्योंकि जाट बुरा मान गए। लेकिन राहुल गांधी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मामलों को एक अवसर की तरह लिया और वो आज हरियाणा चले गए, जहां उनकी मुलाकात बजरंग पूनिया से हुई और बजरंग पूनिया जाट समुदाय से ही आते हैं और जिस इलाके में आज राहुल गांधी गए ये जाट बाहुल इलाका है। यहां सारे ज्यादातर जो परिवार हैं सब जाटों के परिवार हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति के दांव पेच कैसे होते हैं। हर 24 घंटे में ये दांव पेच बदलते रहते हैं। शुरू में बीजेपी ने एक दांव खेला और अब उस दांव का जो जवाब है वो राहुल गांधी ने झज्जर के इस गांव में जाकर पहलवानों के बीच अखाड़े में उनके साथ समय बिताकर, उनके साथ खाना खाकर और बजरंग पूनिया के साथ फोटो खिंचवाकर उन्होंने ये नया दांव चला है। हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर की, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो देखिए जो पहलवानों का मामला है जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सबसे आगे थे, इन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया, सरकार ने बहुत दिन तक इन्हें समझाने की कोशिश की और उसके बाद एक तरीके से सरकार इनके सामने झुकी और सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही इंक्वायरी बिठाई, उस रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड किया, नए चुनाव करवाए और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी। ये इन खिलाड़ियों की पहली जीत थी। इसके बाद चुनाव हो गए और चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन वाले लोग वापस लौट आए। वो खुद तो चुनाव नहीं लड़े लेकिन उनके जो लोग थे वो चुनाव जीत गए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो वापस बृजभूषण सिंह की जेब में चली गई। उसके बाद इन खिलाड़ियों ने फिर से
विरोध किया। और आपको याद होगा साक्षी मलिक ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बूट्स जो हैं वो उठाकर उन्होंने टेबल पर रख दिए थे और कहा कि मैं अब कुश्ती छोड़ रही हूं, कुश्ती त्याग रही हूं। उसके बाद उनके मीम्स बने, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ, जिसका बड़ा असर हुआ। और फिर बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री और अपना जो पुरस्कार हैं वो लौटा दिए। अब विनेश फोगाट भी अपने पुरस्कार लौटा चुकी है। इसके बाद सरकार ने जो नई एसोसिएशन, जो नई फेडरेशन बनी थी, जो चुनाव जीत कर आई थी, उसे भी भंग कर दिया। तो सोचिए, लगातार एक के बाद एक दांव पेच चले जा रहे हैं। पहले पहलवान एक दांव खेलते हैं, फिर सरकार उससे बचने के लिए दूसरा दांव खेलती है, फिर वो एक नया दांव खेलते हैं, फिर सरकार बचने के लिए दूसरा दांव खेलती है। और इसी तरह से आज राहुल गांधी इन खिलाड़ियों के पास पहुंच गए। आपको याद होगा राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन खिलाड़ियों से पहले मिल चुकी हैं। तो अब आप यह समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस ने इन तीनों खिलाड़ियों को एक तरीके से गोद ले लिया है और अब कांग्रेस ने इनको अपने साथ अपनी टीम में ले लिया है और ये खिलाड़ी और कांग्रेस अब आपको एक टीम की तरह नजर आएंगे। और राहुल गांधी आज उनके घर चले गए। घर जाकर राहुल गांधी ने उनके साथ खाना खाया है, कुछ दांव पेच सीखे हैं। और इससे सबसे खास बात यह है कि जो जाट समुदाय है, जहां से बजरंग पूनिया आते हैं, साक्षी मलिक आती हैं, इनका बहुत समर्थन है जाट समुदाय में। और इन तस्वीरों से राहुल गांधी को निश्चित तौर पर काफी फायदा होगा, कम से कम इस इलाके में तो काफी फायदा होगा। अब राहुल गांधी की गलतियां देखिए। राहुल गांधी, पहले लोग कहते थे कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, और वो लगातार 2 महीने तक तो देश में रह ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी छवि को तोड़ा और भारत जोड़ो यात्रा की। इस दौरान दाढ़ी बढ़ा ली, एक टी शर्ट में कश्मीर तक चले गए और उन्होंने अपनी एक तपस्वी वाली छवि देश के सामने रखी कि अब मैं बहुत अनुशासित हो गया हूं, मैं अब पहले से बहुत बदल चुका हूं। ये उन्होंने देश के सामने ये अपनी तस्वीर प्रस्तुत की। आप देखेंगे लगातार उनकी दाढ़ी बढ़ती जा रही थी और जब तक वो श्रीनगर पहुंचे तब तक उनकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो अपने आप को एक तपस्वी के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब वो हो चुका। अब ये उसका पार्ट 2 है। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल फिल्मों में भी एक फैशन हो गया है कि पहले एक फिल्म आती है और थोड़े दिन के बाद उसका एक सीक्वल आता है, यानी उसका पार्ट 2 आता है। तो राहुल गांधी की फिल्म का अब पार्ट 2 रिलीज होने वाला है और वो जो रिलीज करने की तिथि उन्होंने रखी है वो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले की रखी है, ताकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी सर्कुलेशन में रहे। रोज मीडिया में, न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया में उनके वीडियोस छाए रहें। आप हर रोज उन्हें देखें, हर रोज आपके सामने नए नए वीडियोस आएंगे, नई नई तस्वीरें आएंगी, मनोरंजक तस्वीरें होंगी, क्योंकि राहुल गांधी के जो वीडियोस हैं वो काफी मनोरंजक होते हैं। जनता उन्हें देखती है, जनता को अच्छे भी लगते हैं राहुल गांधी की जो छवि है। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी राहुल गांधी ने बनाई है, जो कि कह सकते हैं अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन गलती क्या है? पिछली बार भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, यानी जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी भारत यात्रा में साफ साफ दिखाई दी थी। और इस बार भी वो फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। इस सब के बीच आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो भी राहुल गांधी के साथ उनकी भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और चुभने वाली भी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू नहीं की तो कश्मीर दूसरा गाजा बन जाएगा, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल होंगे। तो इसलिए अब राहुल गांधी को यह सोचना होगा कि वो इस न्याय यात्रा में क्या ऐसे नेताओं के साथ दिखना चाहते हैं जो कश्मीर के गाजा बनने की बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बातें कर रहे हैं, और जिन्हें भारत की जनता देश को तोड़ने वाली ताकत के रूप में देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है।
तो राहुल गांधी को आज हमारी मुफ्त की दो सलाहें होंगी। एक सलाह तो यह है कि राम मंदिर का अपमान करने से या राम मंदिर के इस भव्य निर्माण में शामिल न होने से या वहां न जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करके, पाकिस्तान का समर्थन करके, चीन का समर्थन करके, भगवान राम का अपमान करके, राम मंदिर न जाकर उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाएंगी और मुस्लिम वोटों की खातिर वो ये सब करने के लिए तैयार हैं, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए दो बातें वो कर सकते हैं जो कि मुफ्त की सलाह है। एक, भगवान श्री राम का, सनातन धर्म का अपमान ना करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, जो राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं और जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी को लगता होगा कि ऐसे लोगों के साथ रहने से उन्हें मुसलमानों के वोट मिलेंगे, लेकिन यह कैलकुलेशन उनका गड़बड़ा जाएगा लोकसभा के चुनाव में। इसलिए सनातन धर्म का अपमान करने वालों से दूर रहें। और दूसरा, जो लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो पाकिस्तान की गोदी में जाकर बैठे हैं, जो चीन की गोदी में जाकर बैठे हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो भारत को बदनाम करते हैं, जो भारत का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर राहुल गांधी ने ये दो काम कर लिए तो आप देखिएगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा में उन्हें कहीं ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वो इस सलाह को मानेंगे। आने वाला समय आपको बता देगा कि उन्होंने ये सलाह मानी है या फिर वो अपने पुराने सलाहकारों के कहने पर उसी पुराने फॉर्मूले पर चल रहे हैं। आज हम आपको भव्य राम मंदिर के भी दर्शन करवाने वाले हैं, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आज देश का हर हिंदू, दुनिया का हर हिंदू, उसके मन में यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि जिस गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे वो कैसा दिखता है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब राम मंदिर अपने अस्तित्व में आया तो वो कैसा दिखता है। आप राम मंदिर से अब हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें आप राम मंदिर के अंदर पहली बार देख पाएंगे। राम मंदिर की ये तस्वीरें इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ पर जो राम मंदिर परिसर में हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, यहाँ पर तैयारी हो रही है 22 जनवरी की। यूं तो संपूर्ण राम मंदिर के बनकर तैयार होने की प्रतीक्षा है, लेकिन अभी जब भूतल का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर रामलला जी बाल रूप में विराजमान यहाँ पर होंगे। 3 लोग मूर्तियां इसके लिए बना रहे हैं। अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन मंदिरों के निर्माण के लिए, और उन तीनों में से जिसमें सबसे सुलभ बाल रूप में वो नजर आएंगे, यानी 5 साल का एक बालक है जिन्हें हम प्रभु के तौर पर उनकी पूजा करते हैं, तो बाल रूप, वो सुलभ बाल रूप उनका होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन वो देव भी है, इसीलिए उसमें देवत्व भी ढूंढा जाएगा, और जिस मूर्ति में देवत्व और वो सुलभ बाल रूप होगा, उस मूर्ति को आखिरकार यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। कैसी कैसी मूर्तियां, प्रतिमाएं उकेर रहे हैं मैडम? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक ड्राइंग बनाना, सॉफ्ट ड्राइंग बनाना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, फिर पत्थर में लगा के फिर उसका ऊपर से हम हाथ से खुदाई करके बनाते हैं। और बहुत सारे भी भगवान का मूर्ति, और बहुत खुश भी हो रहे हैं हम लोग के नाम। ऐसे तो मंदिर हम लोग बहुत बनाए, बहुत जगह जाके मूर्ति बनाते हैं, लेकिन जो खुशी हमको ये जगन्नाथ राम मंदिर में मिल रहा है वो खुशी कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ बहुत सारी मूर्ति हम बनाते हैं और बहुत भाव से बना रहे, और प्रेशर भी होता है, 8 महीने से काम भी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का ये विशाल मंदिर, और इसके साथ ही जो प्रभु श्री राम के श्रद्धेय रहे, उनके जीवन में जो जुड़े रहे उनसे, उन सब की मूर्तियां भी, उन सब के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी, अहिल्या मंदिर, ये सब कुछ का निर्माण चल रहा है, जो आपको यहाँ पे 7-8 महीने बाद यानी नजर आएगा। यानी कि अगर हम जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को देखें तो उसके बाद, उसके चंद महीनों बाद ही यहाँ पर वो मंदिर भी दिख जाएंगे। जटायु को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो पूरी जो व्यवस्था, ये देखिए उत्तरी छोर है, जो भूमि आवंटित की गई, जो अदालत के द्वारा जो जमीन दी गई, उसका ये उत्तरी क्षेत्र है जो सबसे संकरा क्षेत्र आपको दिखेगा। लेकिन जो पूरी न्यायिक लड़ाई थी, जो न्यायिक संघर्ष था, वो इस प्लॉट के लिए था, और इसीलिए इस प्लॉट पर मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये देखिए, इनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर मंदिर निर्माण में लोहे की आवश्यकता, धातु की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इन
पत्थरों को, इन पिलर्स को, ये पिलर का एक हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें से एक खांचा इस तरीके से निकलता है और उसके बाद दूसरा जो पत्थर होता है उसमें एक गड्ढा, यहां पर देखिए आप, ऐसा, और इसके भीतर आकर वो फिट कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा निर्माण हुआ है। सीमेंट नहीं, लोहा नहीं, किसी चीज का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। ये इसी तरीके से, यहां पर आप ये चौकोर देख रहे हैं, यहां पर आप गोलाकार देख रहे हैं, ऐसे ही जो निर्माण होते हैं पत्थर के साथ, इसको खांचे में सीधा फिट कर दिया जाता है। बहुत भारी भरकम ये सारी शिलाएं हैं यहां पर जो रखी हुई हैं, लेकिन उससे अधिक भारी है वो श्रद्धा जिनके साथ सालों से, दशकों से इन शिलाओं को तराशने में वो हाथ लगे रहे। ये L&T कंपनी है जो ये कर पाई। आपको मैं बताता हूँ, इवन सीमेंट सैंड से बनाना रहता तो इतने आर्किटेक्चरल इनपुट के साथ ये असंभव था 1.5 साल में। 1 साल में ये मंदिर ऊपर खड़ा हुआ और सारा श्रेय यहाँ के पीडी हैं मेहता साहब, उनको जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम आपकी मुलाकात उस हिंदू महिला उम्मीदवार से कराएंगे जो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार वहां की नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं। यानी आम चुनाव जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उनमें वो पहली महिला हिंदू उम्मीदवार हैं और इस हिंदू महिला उम्मीदवार का नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश और वो पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है। आजकल पाकिस्तान में तो उनकी चर्चा हो ही रही है, यहां भारत में भी उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के उसी एबटाबाद शहर से आती हैं जहां अमेरिका ने वर्ष 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा था और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में एक हिंदू महिला को वहां की नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने में 76 वर्ष लग गए, जबकि हमारे देश भारत में वर्ष 1957 में ही 2 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान में अभी पहली बार कोई हिंदू महिला सिर्फ चुनाव में ही उम्मीदवार ही बन पाई है, चुनाव अभी जीती नहीं है। और 25 वर्ष की डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में बुनेर जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यह बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था तब वहां 14% हिंदू थे, लेकिन अब पाकिस्तान में 1% से भी कम हिंदू बचे हैं और इनमें डॉक्टर सवीरा प्रकाश भी आती हैं जो अब वहां की नेशनल असेंबली की एक सीट से चुनाव लड़ रही है। और इस समय पाकिस्तान के बुनेर जिले से डॉक्टर सवीरा प्रकाश मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपको इस समय देख रहा है। थैंक यू। डॉक्टर प्रकाश, आप पहली हिंदू महिला हैं जो पाकिस्तान के 76 वर्षों के इतिहास में पहली बार नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही हैं। 76 वर्ष लग गए पाकिस्तान को एक हिंदू महिला को चुनाव का टिकट देने में, इसे आप किस तरह से देखती हैं? इतना समय क्यों लगा? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बात पे मतलब कमेंट अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब एज इनके लॉ ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स है हमारे, कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा, वॉइस अपनी नहीं उठा रहा, तो मतलब हाँ ये बात है, ये मसला है। जी, भारत में आपकी बहुत चर्चा हो रही है लगातार, क्योंकि भारत के लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा है कि आखिर पाकिस्तान में एक हिंदू उम्मीदवार को इतना बड़ा मौका कैसे मिला। ये सीरियसली मतलब मैं ये जिस रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं सारा क्रेडिट इनको दे रही हूँ क्योंकि
मतलब सिर्फ एक ही आर्टिकल प्रिंट हुआ था और आया था ऑनलाइन, और मतलब उसको इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने जो यहाँ के जो मतलब जिस एरिया से डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ बुनेर से, तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, इतना ज़्यादा मतलब यूनिटी टाइप शो किए कि वो मतलब इस लेवल पे अब पहुंच गया है। मतलब मैं सारा क्रेडिट यहाँ के लोगों को दे रही हूँ लिटरली, क्योंकि मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, एक आर्टिकल हुआ और उससे आगे मतलब इतना कुछ बन गया है। आपका मतलब है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान का जो मुस्लिम वोटर है, क्या वो एक हिंदू महिला को वोट देगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी खड़ी हूँ ना, तो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सपोर्ट मिलेगी, पर उस पार्टी के अलावा और भी जितने भी पार्टीज है जो मतलब ज्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट है इस प्रोविंस में, तो उनसे भी मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे, बहुत ज्यादा सपोर्ट शो कर रहे, जो रियल फिजिकली मैं मिली हूँ लोगों से, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब इस बेसिस को नहीं देख रहे, इस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि मैं माइनॉरिटी या फीमेल, वो मुझे एज मतलब यहाँ पे पुख्तून है ना, तो एज पुख्तना, एज एक पुख्तून लड़की कंसिडर करके मुझे प्रमोट कर रहे हैं, और मतलब मुझे इवन डॉटर ऑफ बुनेर का टाइटल भी दिया है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशियस बात है। जी, आप सिर्फ 25 साल की हैं, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका अनुभव राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम रहा होगा। अगर आपने लोगों की सेवा भी की होगी अगर, तो वो भी अभी बहुत कम की होगी। तो 25 साल की उम्र में आपको इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है वहां के लोगों का? मेरे ख्याल से मतलब सिंपथीज भी है, मेरे फादर भी मतलब ये कमेंट करते हैं कि लोगों की सिंपथीज बहुत ज्यादा है, तो मतलब हम काइंड ऑफ मतलब माइनॉरिटी और फीमेल वीक क्लास टाइप फील हो रही है ना, तो इतनी ज्यादा सपोर्ट, तो ये एक ही रीजन सिंपैथी, तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है। लाइक फुल हर बंदा प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे मतलब मेरी मिस्टेक भी स्पीच वगैरह में कहीं भी हो रही है तो उल्टा मतलब वो लोग उसको वो उल्टा मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि मेरी कॉन्फिडेंस और बूस्ट करे। और मुझे हर टाइम मतलब बुनेर के लोगों से मैसेजेस आ रहे होते और सिर्फ पॉजिटिव आया। मैंने अभी तक मतलब हजारों कमेंट्स देखे होंगे, मुझे कोई नेगेटिव एक भी नजर नहीं आया। जी, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे हिंदू हैं, लेकिन अब आप पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुकी हैं। तो पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ ना, पाकिस्तान में ब्रॉट अप हुआ है, पाकिस्तानी ही हूँ, तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पैट्रियोट तो बनना चाहिए, बनता है बनना। और स्पेशली अगर मतलब इतना लोग वो कर ले कि डिस्ट्रिक्ट की डॉटर बना दे, फिर तो ये तो लाइक फर्ज बनता है, ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब मुझे कि अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूं, अपने मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हैं, आप नेशनल असेंबली पहुंच जाती हैं, आप चुनाव जीत जाती हैं, पाकिस्तान के हिंदुओं को उसका क्या फायदा होगा? भारत के हिंदुओं को उसका क्या फायदा होगा? रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, मतलब कि अभी भी मतलब मुझे इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये बात पहले भी मतलब की हुई है कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, फिर वो वीक क्लासेस लगती है ना, माइनॉरिटी भी और फीमेल भी, तो फीमेल्स भी मुझे अप्रोच कर सकती है विदाउट हेसिटेशन, माइनॉरिटी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हेसिटेशन, और हम मतलब इश्यूज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं फुल ऑन अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि जिस चीज़ के लिए मैं खड़ी हुई हूँ कि उस मतलब कि मैं हिदमत के लिए ही खड़ी हुई हूँ, तो कि मैं अपनी तरफ से मतलब फुल ऑन एफर्ट करूँ कि मतलब उस चीज़ को फिक्स करूँ, ट्राई करूँ, इशू को रिजॉल्व करूँ। और वैसे ओवरऑल मतलब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में भी ये मुझे मतलब पॉजिटिव लग रहा है, बहुत पॉजिटिव साइड लग रहा है। ऑलरेडी थोड़ी प्रोग्रेस मुझे फील हो रही थी जब हमारे चेयरमैन पीपीपी के चेयरमैन साहब फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे गोवा, तो मतलब उससे ही मुझे आ रहा था। तो अभी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से अब मतलब मैं काइंड ऑफ खड़ी हुई हूँ ना। डॉक्टर प्रकाश,
डॉक्टर प्रकाश, जी। आपसे कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी शो में ब्लैक एंड व्हाइट में दानिश कनेरिया का एक इंटरव्यू किया था। आप जानते हैं दानिश कनेरिया एक हिंदू खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेला करते थे, और दानिश कनेरिया ने बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप लगाए थे और कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि अगर वो हिंदू ना होते तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके होते, यानी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। एक जमाने में आजादी के समय जो 14% थे, अब वो 1% रह गए हैं, यानी हिंदुओं का वहां पर दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या आप अग्री करती हैं इस बात से? मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मतलब पंजाब और सिंध साइड ये ज़्यादा यहाँ से केपीके से ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और अगर केपीके में फिर इतनी बैकवर्ड एरिया जैसे कि बुनेर, जिसका नाम पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं सुना, तो इस बैकवर्ड एरिया से मुझे पश्तून जो मतलब गैरती जिनको मतलब वो कंसिडर किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब पश्तून कल्चर से अगर मुझे इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर और कहीं भी मतलब इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी। क्योंकि मुझे कभी लाइफ एक दफा भी नहीं फील कराया कि मैं मतलब माइनॉरिटी या मतलब मैं डिफरेंट हूँ या मतलब कि कुछ खराब हूँ, कुछ मतलब इस तरह का कभी मुझे पर्सनली कभी भी नहीं फील हुआ। और अभी भी इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना, तो मतलब मैं तो बहुत मतलब एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा सपोर्ट है। तो आप अखबार पढ़ती होंगी, आप न्यूज चैनल्स भी देखती होंगी, और आप शायद जानती होंगी कि अभी यहाँ भारत में, इंडिया में, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होने ही वाला है। अगले महीने यहाँ पर राम मंदिर बन जाएगा। क्या एक हिंदू होने के नाते आपको इस बात की खुशी होती है? आप कभी सोचती हैं कि आप भी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगी? मतलब एज एन इतनी मेरी मतलब वो माइंड में कभी नहीं आया कि जाके मतलब विजिट करना, या पर डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली तो खुशी तो होती है। वो तो डेवलपमेंट को प्रमोट ही करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी हो वो तो है पॉजिटिव। जी, मैंने ये भी देखा मतलब मैं जी आप अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो मैं कह रही थी रिलीजियस मैटर्स वैसे सेंसिटिव होते हैं, तो मतलब टोटली फ्रीडम अगर मतलब जब रिलीजन में है तो मतलब उस चीज को हर रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में भी तो वो फ्लैग में, पाकिस्तान के फ्लैग में वाइट पार्ट जो है वो माइनॉरिटी को शो कर रहा है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने भी राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, लॉ में भी हमारे बारे में मतलब है सारा कुछ, पर मतलब सिर्फ फ्रेमवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए मतलब मैं खड़ी हुई हूँ। तो डॉक्टर प्रकाश, हमने ये भी देखा जब इमरान खान वहां पर प्रधानमंत्री थे तो वो या मोदी जी की बड़ी बातें करते थे, यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान की राजनीति में भी छाए रहते थे, भाषणों में उनका जिक्र होता था, स्पीचेस में। अब हमने देखा नवाज शरीफ भी अक्सर भारत का जिक्र करते रहते हैं कि देखो हमारा पड़ोसी देश तो चांद पर पहुंच गया, हम अभी जमीन पर ही खड़े हुए हैं, वहां देखो मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की राजनीति में मोदी भी अब एक बड़ा फैक्टर बन गया है और वहां बहुत कंपैरिजन होता है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपके अगले नए प्राइम मिनिस्टर का, कि भाई कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री आना चाहिए? मतलब पाकिस्तान मतलब ये तो श्योर प्रूफ बात है ना कि लैग बिहाइंड कर रहा है, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो हाँ, कोई स्टेबल आना चाहिए टोटली। जैसे मतलब मोदी साहब काफी टाइम से है पोस्ट पे और मतलब स्टेबल चल रहा है, इसीलिए स्टेबल चल रहा है। पॉलिटिक्स स्टेबल हो तो कंट्री भी स्टेबल होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। तो हाँ, ये बात है, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये इंस्टेबिलिटी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो श्योरली मतलब कोई स्टेबल बंदा आना चाहिए। मतलब जैसे मोदी मतलब सिंपल भी हो पर उनकी प्रेजेंस में मतलब वो पावर भी फील हो। जी, आप कभी मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कभी फॉलो करती हैं आप? हाँ, मतलब रीड किया था मैंने। जी जी, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़े से आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है ना। तो जी जी,
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा, आप वैसे तो 25 साल की हैं, बहुत यंग हैं, लेकिन आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं। एक पॉलिटिशियन को, एक नेता को जिस तरह से बात करनी चाहिए, बिल्कुल सधी हुई बात, वो सब आप करना बिल्कुल सीख गई हैं। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूं। आपको असल में, आपको तो विदेश मंत्री होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि एक हिंदू महिला, एक हिंदू कैंडिडेट अगर जीत जाए तो कभी वो पाकिस्तान में मंत्री बन सकती है, कभी आप कोई विदेश मंत्री जैसी पोस्ट आपको भी दी जा सकती है, बावजूद इसके कि आप हिंदू हैं? नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि माइनॉरिटीज को मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं मिल सकता, वो तो है। पर एटलीस्ट हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं असेंबली में, यही मतलब हाईएस्ट पोस्ट है, इसी पे मतलब जाने की मेरी ट्राई है। जी, हम ये भी सुन रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहां पर बहुत ज्यादा है। वो हैं तो जेल में, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप वहां बैठी हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आप क्या कहती हैं? मैंने अपनी तरफ से एफर्ट करनी है। मैं इस इलेक्शन को एज कंपटीशन नहीं ले रही, मैं ना रेस ले रही हूँ। मैं अपनी तरफ से एफर्ट करनी थी। मैंने MBBS भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस भी किया था। अब मतलब ये पॉलिटिक्स में भी मतलब हिदमत हल्क जो कहते हैं उसके लिए आई हूँ। तो अपनी तरफ से मैं एफर्ट कर रही हूँ, आगे जो होगा तो वो हो जाएगा। मतलब इतना तो हो गया एटलीस्ट। मैं इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और प्राइड फील करती हूँ कि बुनेर का नाम मतलब पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं था सुना, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनली अब बुनेर का नाम मतलब सुन रहे लोग, आ रहा है। तो एटलीस्ट ये बहुत पॉजिटिव, मतलब ऑलरेडी मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ में कंसिडर हो रही है। जी, डॉक्टर सवीरा प्रकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भारत में जो लोग आपको देख रहे हैं, भारत के खास तौर पर जो हिंदू हैं, वो बहुत खुश हैं इस बात से कि कम से कम एक हिंदू कैंडिडेट को ये मौका मिला कि वो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ सके। और हम सब यही चाहेंगे कि कम से कम नेशनल असेंबली में हिंदुओं का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो उस नाते भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप अगली बार जब हमारे साथ जुड़ें तो अपनी जीत की खबर हमारे साथ शेयर करें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश, हालांकि आप अगर ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि वो ये कहेंगी आने के बाद यहाँ पर कि पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब है, तो क्योंकि वो अब नेता बन चुकी हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है, और चुनाव में पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी का ही उन्हें वोट भी चाहिए, और पाकिस्तान की PPP के वो उम्मीदवार हैं जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है। तो इस नाते आपको हो सकता है निराशा हुई हो कि उन्होंने वो बात नहीं कही जो आप चाहते थे कि वो बोलें। उसका कारण यही है कि अब वो नेता बन चुकी हैं, और नेता वही करता है जिससे उसे चुनाव में फायदा मिल सके। पर तो भी ये भी एक बड़ी बात है कि वहां पर एक हिंदू लड़की को, सिर्फ 25 साल की लड़की को ये मौका मिल रहा है। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं।